हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पॉलिटी की इस टॉपिक वाइज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे राष्ट्रपति और इससे पहले हम इसमें डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और कुछ अन्य टॉपिक देख चुके हैं। उनके लिए आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले तो हम देखेंगे कि भारत की जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कौन सी है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है दो प्रकार की होती हैं, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। जो संसदीय सरकार है इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद के पास होती हैं और प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। और संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में जो है ये वाली संसदीय प्रणाली है, अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और दूसरी कौन सी है, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका का प्रमुख जो है अपने कार्यकाल तथा अपनी नीतियों, निर्णयों एवं कार्यों के संबंध में काफ़ी हद तक विधायिका से स्वतंत्र होता है। जैसे यूएसए का राष्ट्रपति, यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक सरकार के आधार पर है। ओके। एक और प्रकार होता है बहुल कार्यपालिका। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है वो अंतिम रूप से एक व्यक्ति में ना होकर व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका शक्तियाँ है वो एक 7 सदस्यीय संघीय परिषद है, उसमें निहित है उनकी कार्यपालिका शक्तियाँ। ओके। और जो भारत में है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार की जो ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन से ली है। ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में हमें क्या दिया हुआ है। हमारा अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात होगा शब्द का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। यह पद कभी ना तो रिक्त रखा जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। ओके। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके। नेक्स्ट, जो राष्ट्रपति के लिए क्वालिफ़िकेशंस चाहिए वो हमें अनुच्छेद 58 में दी गई है। और वो कौन कौन सी है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये इसकी राष्ट्रपति के पद के लिए जो है अनिवार्य जो क्वालिफ़िकेशन है वो
हमारी अनुच्छेद 58 में दी गई है। ओके, उसके बाद अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 54 बताता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी हैं, इनके पास भी विधानसभाएं हैं, तो इनके मेंबर, विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, अर्थात राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन जो है पार्टिसिपेट, कौन वोट नहीं करता है। तो ये हैं लोकसभा के मनोनीत सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियंस के। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यों की जो विधान परिषद हैं, जहाँ जहाँ पे जिस स्टेट में विधान परिषद है, विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति बताता है, अर्थात ये हमें बताता है कि जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कौन सी है। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ओके, और अनुच्छेद 56 हमें जो है राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है कि कितने समय तक जो है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। और अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित जो है अपना त्याग दे सकता है, पद त्याग कर सकता है। ओके, इसके बाद हमें जो है अनुच्छेद 60 में बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती हैं, वो हमें अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ओके, और इसके बाद अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में हमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति जो हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है या फिर कुछ और वो गलती करता है, वायलेशन करता है, तो उस पे
क्या है, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा ये हमें अनुच्छेद 61 बताता है। तो उसमें क्या है, पहले तो आरोप का प्रारंभ होगा। यह किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा। और उसको क्या है, उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्य यानी 25% के हस्ताक्षर होने चाहिए। और उससे पहले जो आरोप के आश्रय की सूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। और उसके बाद जो है महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और फिर जैसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है और दूसरे सदन में जो जब जाएगा तब वह जो पहले सदन ने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करेगा और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत पारित करना आवश्यक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने का और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी है। और महाभियोग के दोनों सदनों में अगर ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। और अब तक भारत में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। ओके। और अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि बताता है ये। अर्थात इसमें ये है कि राष्ट्रपति का पद जो हमने शुरू में देखा था आर्टिकल 53 में कभी खाली नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या फिर किसी और कारण से पद रिक्त है तो फिर ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसे में जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार संभालेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। और ये प्रक्रिया हमें अनुच्छेद 62 में बताई गई है। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किस किस की जाती है? संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री और राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। इन सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जो है एक समिति बनाई जाती है और उस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और इस समिति के जो सदस्य होते हैं उसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति। ओके।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा कुछ अन्य नियुक्तियां भी की जाती हैं। वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अर्थात यूटीज़ में राज्यपाल या प्रशासक, और दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राजभाषा आयोग आदि। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी कौन कौन से होते हैं? यूनियन मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम ये देखेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य नियुक्त कर सकता है और राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है? 12 सदस्य नियुक्त कर सकता है। और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो अब तक के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, और ये 1950 में और 1962 में। वैसे भारत में कोई बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, लेकिन भारत में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ के आज तक एक भी व्यक्ति जो है 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। और 25 जुलाई 2022 को जो देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, ये पहली आदिवासी महिला है और संथाल जनजाति से रिलेटेड है, और ये उड़ीसा से संबंध रखती हैं, और ये पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई है। जबकि पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। अगर ये देखा जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी 12th नंबर की, और जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये 15वीं राष्ट्रपति है भारत की। ओके, नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है, और वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। ओके, और M हिदायतुल्ला, ये सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश है जिन्होंने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। हमने देखा था आर्टिकल 62 में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे जो है राष्ट्रपति पद की जो रिक्ति को भरा जाता है, तो उसमें M हिदायतुल्ला अब तक के ये एकमात्र और प्रथम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ओके, और भारत के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास है उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और 1950 तक इसको वाइसराय हाउस कहा जाता था, और इसको डिज़ाइन किया है वास्तुकार, ब्रिटिश वास्तुकार थे ये एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, और
न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ। तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ देखते हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है, अर्थात औपचारिक रूप से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ओके। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और अनुच्छेद 78 के अनुसार जो है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों की सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। नेक्स्ट है हमारा विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 जो आर्टिकल 79 है, उसके अनुसार संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार वह दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला इशू चला है उसमें ये चर्चा में आया है। और बाकी के आप चैनल पे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें जो करंट इशू से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहाँ से अपने करंट अफेयर के लिए देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 108 में बताया गया है। और अनुच्छेद 331 जो है उसके अनुसार अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो लोकसभा में चुनाव के माध्यम से जो एंग्लो इंडियंस है उनको जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 80 के अनुसार जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है और ये सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए। ओके। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो का अर्थ क्या है? अर्थात रोकना। वीटो का अर्थ है रोकना। ये जो वीटो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, ये भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो है राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई है, लेकिन जो संवैधानिक परंपरा है उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति की 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं। और ये हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। जो एब्सोल्यूट वीटो है, इस वीटो के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख सकता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और ये अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः ऐसा जो है गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर जो है इस वीटो को यूज़ किया जाता है, एब्सोल्यूट वीटो को। दूसरी है सस्पेंसिव वीटो। इसमें निलंबनकारी वीटो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक
जो संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़ के राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन और धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है। उसके अलावा कोई भी विधेयक हो उसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और नेक्स्ट है हमारी पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही जो है स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, और ये इसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखेगा। और ये जो पॉकेट वीटो है इसका प्रयोग जो है 1986 में, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पहली बार किया था भारतीय डाक संशोधन के संबंध में। ओके। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है, और राष्ट्रपति जो है 5 तरह का दोषी को 5 तरह का क्षमादान दे सकता है। ये कौन कौन सा है? ये है प्रविलंबन अर्थात रिप्रीव, विराम, परिहार, लघुकरण या फिर क्षमादान, पार्डन, क्षमा। ओके। जो क्षमा है इसमें क्या है? दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और परिहार जो रिमिशन है उसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। जो विराम है, रेस्पाइट, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है इसमें। और लघुकरण में दंड की कठोरता को कम किया जाता है। और जो प्रविलंबन है, रिप्रीव है, उसमें मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। ये न्यायिक शक्तियाँ थी। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ जो हैं, जो प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है संसद के दोनों सदनों में, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। ये हमें अनुच्छेद 112 में बताया गया है। और अनुच्छेद 117 के तहत जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 267 के तहत जो है भारत की आकस्मिक निधि जो कंटिजेंसी फंड है उसका पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति के पास होता है, और वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। ओके। नेक्स्ट है हमारी सैन्य शक्तियाँ। अनुच्छेद आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2 जो है उसमें उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है।
रक्षा बल अर्थात थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और जो इन तीनों के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ये भी सब क्लॉज 53(2) में आता है, 53 के सब क्लॉज 2 में आता है। ओके, राजनयिक शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति की? जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, डील्स होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं और के दूसरे देशों में राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो दूसरे देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भारत में आते हैं उनके प्रमाण पत्रों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं, आपातकालीन शक्तियों के संबंध में जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो पार्ट 18 में है और ये अनुच्छेद 352 से 360 तक आते हैं। लेकिन इसमें जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है और राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति इसको कैसे यूज़ करता है? राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोहों से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने के आधार पर जो है आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। और हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी जो है अब तक 3 बार लग चुकी है। फर्स्ट टाइम 1962 में जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था और 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद 1975 में जब कांग्रेस द्वारा आंतरिक अशांति फैलाई गई थी। इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी और उस टाइम तीसरी बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। ओके, और राष्ट्रपति शासन ये जो है राज्यों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि जो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है और राष्ट्रपति जो है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल की उद्घोषणा कर सकता है। और ये जो उद्घोषणा है ये अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर आवश्यक हो जाता है और फिर तत्पश्चात जो है राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। और वित्तीय आपात जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती हैं और वित्तीय इमरजेंसी जो है भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगी है। वित्तीय जो आपात हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी ये अनुच्छेद 360 द्वारा भारत को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की जाती है यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे संघ या उसके
राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व तथा साख संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ओके, तो अब तक भारत में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अब तक नहीं लगी है। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच।